हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 जो डील करता है कन्फेशन से। फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने कन्फेशन को अच्छी तरह समझा है। अगर हम कन्फेशन को शॉर्ट में समझें तो जो आरोपी है, अगर आरोपी उसके ऊपर जो आरोप है उसके बारे में कोई एडमिशन देता है तो वो कन्फेशन कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सेक्शन 24 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। मीन्स किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इंड्यूसमेंट द्वारा, थ्रेट द्वारा या फिर प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया कन्फेशन कब इररिलेवेंट होगा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्कृति दंडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन 24 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या दिया गया है कि अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज पर्सन इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, threat or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that making it he would gain any advantage or avoid any evil of temporal nature in reference to the proceeding against him। means किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी आरोपी द्वारा किया गया कन्फेशन इररिलेवेंट होता है अगर कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के ऊपर जो आरोप है उसके रेफरेंस में जो उसने कन्फेशन दिया है वह उस अथॉरिटी द्वारा जिसके अंडर वह आरोपी है इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया है और कोर्ट की राय में वह इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इसके लिए पर्याप्त हो कि वह आरोपी को यह अनुमान लगाने के लिए उचित प्रतीत होने वाला आधार देती है कि अगर उसने कन्फेशन दिया तो उसे उसके ऊपर जो आरोप है उसके बारे में कुछ फ़ायदा होगा या वह किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर सकेगा। फ्रेंड्स, अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझें तो अगर किसी आरोपी ने किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कोई कन्फेशन दिया और वह कन्फेशन उस अथॉरिटी द्वारा, जिस अथॉरिटी ने उसके ऊपर कार्रवाई की है उस अथॉरिटी द्वारा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि आरोपी ने वो जो कन्फेशन दिया है इसलिए दिया है या समझ के दिया है कि उसको उसके ऊपर जो केस है, जो उसके ऊपर आरोप लगा है उसमें उसको कुछ फ़ायदा होगा या फिर वो किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर सकेगा उस कन्फेशन द्वारा। अगर उसने वो कन्फेशन कर दिया तो उसको उस केस में कुछ फ़ायदा होगा, जो उसके ऊपर आरोप है उस केस में उसको कुछ फ़ायदा होगा या फिर वो किसी टेम्पोरल नेचर के इविल को अवॉइड कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए, बी, सी और डी ये चार आरोपी हैं, इन्होंने कोई गुनाह किया और इन चारों को ई ने, जो कि एक पुलिस वाला है, उसने अरेस्ट किया। इस केस में ए जो है वो प्राइम एक्यूज है, एक अगेंस्ट ज़्यादा एविडेंस है। तो ई जो है, जो ई पुलिस वाला है, ई ए को इंड्यूस करता है या फिर ए को प्रॉमिस करता है कि अगर तुम इस केस में कन्फेशन देते हो तो तुम्हारा रोल जो है वो कम करके तुमको 4 नंबर का आरोपी बना दूंगा, बी को 1 नंबर का आरोपी बना दूंगा। अगर ए कन्फेशन देता है तो ए को जो है ए का रोल कम करके उसको 4 नंबर का आरोपी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ए को इंड्यूस किया है ई ने, पुलिस वाले ने, जो अथॉरिटी है जिसने उनको अरेस्ट किया है उसने ए को इंड्यूस किया, ए को प्रॉमिस दिया कि अगर तुम कन्फेशन देते हो तो तुमको जो है तुम्हारा रोल कम करके तुमको मैं 4 नंबर का आरोपी कर दूंगा और बी को प्राइम एक्यूज कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? ये इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस हो गया। तो अगर इस तरह से कोई कन्फेशन प्राप्त किया जाता है किसी आरोपी से किसी अथॉरिटी द्वारा तो वो कन्फेशन जो है उस प्रोसीडिंग में, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो कन्फेशन इररिलेवेंट होगा। ठीक है, यही दिया गया है इस डेफिनेशन में। सो फ्रेंड्स, हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए एक आरोपी है जिसने कोई गुनाह किया है और उसे ई, एक जो पुलिस वाला है, उसने ए को अरेस्ट किया और ई ने ए को थ्रेट किया है। ई ने ए को धमकी दी है कि अगर तुम कन्फेशन नहीं देते हो तो जो और सीआर पेंडिंग है थाने में उसमें भी तुम्हारा नाम डाल दूंगा। अगर तुम कन्फेशन देते हो तो ठीक है, अगर तुम कन्फेशन नहीं दोगे तो बाकी के जो पेंडिंग गुनाह हैं वो भी तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस डर से अगर ए ने कोई कन्फेशन दिया तो वो कन्फेशन क्या होगा?
इररिलेवेंट होगा। तो यही इस डेफिनेशन दिया गया है कि अगर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी आरोपी द्वारा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के तहत कोई कन्फेशन प्राप्त किया जाता है तो वो कन्फेशन उस केस में इररिलेवेंट होगा। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग सेक्शन 24, कन्फेशन इज इररिलेवेंट इफ दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या है कि द कन्फेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। तो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया है तो वो कन्फेशन किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इररिलेवेंट होगा। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस शुड बी प्रोसीड फ्रॉम द पर्सन इन अथॉरिटी। और वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस उस अथॉरिटी द्वारा किया जाना चाहिए जिसके अंडर वो आरोपी हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि इट शुड रिलेट टू दी चार्ज इन क्वेश्चन। वो जो कन्फेशन है वो जो आरोपी के ऊपर चार्ज लगा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे कनेक्टेड होना चाहिए, उसके बारे में होना चाहिए। अगर वो कन्फेशन जो आरोपी के ऊपर चार्ज है उससे रिलेटेड नहीं है, उसके बारे में नहीं है या फिर उससे कनेक्टेड नहीं है तो वो इररिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है। और चौथी इसेंशियल कंडीशन क्या है कि इट शुड होल्ड आउट सम वर्डली बेनिफिट और डिसएडवांटेज। तो उस कन्फेशन द्वारा आरोपी को कुछ वर्डली बेनिफिट होना चाहिए, फिर उसको कुछ डिसएडवांटेज होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर आरोपी ने कन्फेशन दिया तो उसको कुछ फायदा होना चाहिए, या फिर उसने कन्फेशन नहीं दिया तो उसको कुछ डिसएडवांटेज होना चाहिए, उसको कुछ नुकसान होना चाहिए। मीन्स अकॉर्डिंग सेक्शन 24 ये 4 जो इसेंशियल कंडीशंस हैं ये फुलफिल्ड होंगी, सेटिस्फाइड होंगी तो ही किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किया है कन्फेशन इररिलेवेंट होगा, अदरवाइज नहीं। फ्रेंड्स, अगर हम बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो ये आरोपी के ऊपर बर्डन है कि वो प्रूव करे कि उसने जो कन्फेशन दिया है वो कन्फेशन इंड्यूसमेंट, थ्रेट या फिर प्रॉमिस के तहत दिया है। ठीक है, आरोपी ने जो कन्फेशन दिया है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, अगर आरोपी ने ये इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज किया तो फिर प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो प्रूव करे कि वो जो है कन्फेशन विदाउट इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस द्वारा प्राप्त किया गया है। एक बार आरोपी ने इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज किया, पहले तो बर्डन आरोपी पे है कि वो प्रूव करे कि वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के तहत उसने दिया है। ठीक है, अगर उसने वो इनिशियल बर्डन डिस्चार्ज किया, अगर उसने ये प्रूव किया कि नहीं वो जो कन्फेशन है उसने इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के तहत दिया था, तो फिर ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी हो जाती है कि वो प्रूव करे कि वो जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के तहत नहीं दिया गया है, वो जो कन्फेशन है वो आरोपी ने वॉलंटरी दिया है। ठीक है, हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा कि सिर्फ वॉलंटरी जो कन्फेशन है वही रिलेवेंट होते हैं, इनवॉलंटरी कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होते। तो अगर आरोपी ने बोल दिया कि ये कन्फेशन जो है उसने उसकी मर्जी से नहीं दिया है, उसे डराया धमकाया गया था, उसे कोई लालच दिया गया था, उससे कोई प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, और तब उसने वो कन्फेशन दिया, तो वो कन्फेशन जो है वो इररिलेवेंट हो जाएगा। फिर ये बर्डन आता है प्रोसिक्यूशन पे कि वो प्रूव करे कि नहीं आरोपी ने ये कन्फेशन जो है वो वॉलंटरी दिया है, खुद से दिया है, बिना किसी प्रॉमिस, थ्रेट और इंड्यूसमेंट के दिया है। अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा प्रूव कर दिया तो वो एडमिशन क्या हो जाएगा, वो रिलेवेंट हो जाएगा। अगर प्रोसिक्यूशन फेल होता है ये प्रूव करने में कि वो जो कन्फेशन है वो कन्फेशन आरोपी ने वॉलंटरी दिया था, तो वो कन्फेशन क्या हो जाएगा, वो इररिलेवेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।